हित निकेतन के अध्यक्ष, सचिव, कमेटी मेंबर्स, पदाधिकारीगण और आज इस सभा में उपस्थित दोस्तों, पहले तो आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे कुछ नियम आज पाले नहीं गए, जैसे कि मैं अभी तक 4000 से ज़्यादा सोसाइटी में ऐसी मीटिंगें ले चुका हूँ। मुंबई में, ठाणे में, वसई विरार में, कल्याण डोंबिवली में, पनवेल में, उरण में, पुणे में, नासिक में, नागपुर और अमरावती में, सब जगह में ये मैं करता हूँ। लेकिन जहाँ पर भी जाता हूँ मैं कोई फूल, हार या सत्कार लेता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी वजह से सोसाइटी या सोसाइटी के किसी मेंबर का ये फूल हार पे खर्च होना मुझे ठीक नहीं लगता। शायद मेरे आप लोगों से कम्युनिकेशन में कुछ गड़बड़ाई होगी। इसके आगे अगर कभी भी मौका आता है आपको मिलने का, तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपने ताली बजा के स्वागत किया, इससे ज़्यादा मेरी कोई आपसे अपेक्षा नहीं। दूसरी चीज़, आज 790 सोसाइटीज़ मुंबई में और 1130 सोसाइटी पुणे में, पिंपरी चिंचवड़ में, ठाणे में, जहाँ पर भी ये सेल्फ डेवलपमेंट की मूवमेंट चला रहे हैं, उन सारे सोसाइटीज से को मैं मार्गदर्शन करता हूँ और इस मार्गदर्शन के लिए किसी भी सोसाइटी की तरफ से मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, कोई फी नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई डायरेक्ट चार्जेस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई अंडर द टेबल चार्जेस नहीं है। ये मैं अपनी तरफ से सोसाइटीज़ को एक मदद, एक हेल्प, एक दान, पैसे वाले लोग पैसे का दान देते हैं। मैं इतना बहुत ज़्यादा पैसे वाला नहीं हूँ, क्योंकि बड़े ओहदे पे बैठने के बाद में भी मैंने मेरी ज़िंदगी में एक पैसे का भ्रष्टाचार कभी किया नहीं, न किसी को करने भी दिया। जिन्होंने मुझे काम करते हुए देखा है वो मेरे बारे में जानते हैं। मैं सीप्स जोन का फाउंडर चेयरमैन था, म्हाडा का अध्यक्ष था पूरे महाराष्ट्र का, MMRDA के एग्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरमैन था, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA, जिसके अंडर 85,000 फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसका चेयरमैन था, और महाराष्ट्र इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल का डायरेक्टर जनरल था। ये सारे पोस्ट रहे जिसमें 8,000, 10,000, 15,000 करोड़ की विधि का हैंडलिंग मेरे तरफ से होता था। और ये तो पब्लिक है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी बड़े ओहदे पे काम किया है, और कहीं पे भी एक ही मेरे लिए रास्ता है जो सीधा चलता है। मुझे टेढ़ा रास्ता चलना मैंने ज़िंदगी में न कभी सीखा, न किसी को सिखाया। तो मेरे से जो संपर्क में आते हैं या मेरे साथ जो काम करते हैं, उनको ये चीज़ें
समझ के चलना चाहिए कि हम कौन सी आपत्ति से डील कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास सीधा रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मुंबई में डीम्ड कन्वेंस सोसाइटी करती है जिनको मैं मदद करता हूँ। मैंने 621 सोसाइटीज़ का डीम्ड कन्वेंस में मदद किया है। आप जानते हैं कि डीम्ड कन्वेंस का मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है कि जो डीम्ड कन्वेंस करने वाले हैं वो बोलते हैं एक फ्लैट के पीछे इतना पैसा है, तो पैसा कैश में जमा किया जाता है, जब कैश दिया जाता है जब डीम्ड कन्वेंस होता है। मैंने जितने भी सोसाइटीज़ को डीम्ड कन्वेंस में मदद की, उन सोसाइटीज़ ने न एक पैसे का कंट्रीब्यूशन किया, न एक पैसा किसी को दिया। उनका डीम्ड कन्वेंस होने तक मैंने उनका साथ दिया और आज उनकी बिल्डिंग का डीम्ड कन्वेंस हो चुका है और उनके प्रॉपर्टी कार्ड पे उनकी सोसाइटी का नाम पूरी तरह से चढ़ चुका है। ये मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आपको जानकारी इसके बारे में अगर होगी, वैसे YouTube में मेरा नाम आप टाइप करेंगे तो कम से कम 150 वीडियोस मिलेगी। जैसे आज की वीडियो अगर आप लोग अपलोड करेंगे तो वो भी लोगों के पास जाएंगे और करीब 10 लाख व्यूअर्स हैं मेरे YouTube चैनल में। पूरे महाराष्ट्र में, देश में और जगह में भी लोग देखते हैं। और चाहे विकिपीडिया हो, चाहे गूगल हो, किसी में भी मेरा नाम अगर आप टाइप करते हैं तो मेरे बारे में जो जानकारी आप लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। अब आज के विषय पे सीधे ही आता हूँ। रीडेवलपमेंट के दो तरीके हैं। एक तो आसान तरीका है जो सबको अच्छा लगता है, जिसमें आप अपने बिल्डिंग के बारे में फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएं, बिल्डरों को बुलाएं, बिल्डर आ जाते हैं, आपको कोटेशन देते हैं, सबका ख्याल भी रखते हैं। अगर आज की मीटिंग में बिल्डर होते तो शायद खाना भी होता उनके खर्चे पे, शायद गिफ्ट भी मिलता और भी चीज़ें मिलती। चेयरमैन, सेक्रेटरी और कमेटी मेंबर्स को तो क्या मिलता है वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। सारे ही चेयरमैन, सेक्रेटरी और कमेटी मेंबर खराब नहीं होते हैं, कुछ होशियार होते हैं, कुछ ज़्यादा होशियार होते हैं, तो और कुछ वाकई में ईमानदार भी होते हैं। मेरा सब लोगों से तजुर्बा हुआ है। जैसे डॉक्टर नब्स को पकड़ के पेशेंट को क्या हुआ है समझता है, ऐसे मैं इतने 4000 सोसाइटी में जाने के बारे में कुछ तजुर्बा ये है कि आदमी को देखने से या उनसे थोड़ा बात करने से उसकी पूरी कुंडली मुझे ध्यान में आ जाती है। मेरी लॉयल्टी हर मेंबर के साथ है और मेंबर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाना, इसके लिए मैं काम करता हूँ। कभी कभी इस काम में कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, खराब भी लगता है, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक सोसाइटी के मेंबर जो मैं कहता हूँ वो समझने की ताकत रखते हैं, तब तक और किसी को क्या लगता है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। तो जो सिंपल तरीका है उसमें बिल्डर आपको आके
बहुत प्रॉमिसेस करता है, जो आप सुनना चाहते हैं वो बात सुनाते हैं और आप उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं और अपनी बिल्डिंग उनके सुपुर्द कर देते हैं। बिल्डिंग टूट जाती है और आपकी अपेक्षा ये होती है कि जितने दिन में बिल्डर ने प्रॉमिस किया है उतने दिन में वो बिल्डिंग पूरा करेगा। लेकिन मुंबई का तजुर्बा कुछ और है। 5,800 प्रोजेक्ट्स मुंबई में बिल्डर के पास एग्रीमेंट देने के बाद, बिल्डिंग तोड़ने के बाद अटके हुए। ये मैं नहीं करता हूँ, ये गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिक्स है। विधानसभा में गवर्नमेंट ने बोला है और गवर्नमेंट के जीआर में लिखा हुआ है। न गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, न गवर्नमेंट ने कुछ किया है, न कोई कुछ कर सकता है, क्योंकि ये एग्रीमेंट दो प्राइवेट एंटिटीज के बीच में होता है, एक बिल्डर और एक सोसाइटी। और एक ने दूसरे को अगर ठग भी लिया या चीटिंग भी की तो वो सिविल मैटर होता है और आप कोर्ट में अपना लड़ते जाओ जब तक बिल्डिंग होती नहीं है। इन 5,800 प्रोजेक्ट्स में कुल मिला के 1,25,922 फैमिलीज आज रास्ते पे। पहले साल भर तो बिल्डर किराया दे भी देता है, उसके बाद में जब भाड़ा बंद होता है तो लोगों की बहुत तकलीफ होती है। लेकिन किसको बताएं और किससे झगड़ा करें? जो आपका घर होता है वहां पे तो पत्रे लगे होते हैं चारों तरफ से, और जहां पे आपने अपनी जिंदगी निकाली वहां पे जाने के लिए आपको किसी वॉचमैन की परमिशन लेनी पड़ती है, जो वो कभी नहीं देता। मैं शब्द चौकीदार इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन आजकल चौकीदार का शब्द इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं है। एंटी नेशनल भी बोल सकते, खाली चौकीदार बोला तो मैं चौकीदार नहीं बोलना चाहता, वॉचमैन बोलेंगे, तो वॉचमैन से पंगा लेना पड़ता है। तो इन लोगों का क्या किया जाए? कोर्ट में ये 5,800 प्रोजेक्ट्स के करीब 11,500 केसेस पेंडिंग चलेंगे अलग अलग कोर्ट में। कोई सिटी सिविल कोर्ट में चलेगा, कोई और कोर्ट में चलेगा, कोई हाई कोर्ट में चलेगा, कोई सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। उससे लोगों को घर नहीं मिलता। तो इसमें कुछ, इस दर्द का कुछ इलाज है क्या? तो कुछ लोगों ने ये सोचा कि क्या हम इसके बारे में सोच सकते हैं। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, आईआईटी मुंबई जो पवई में है, सर जेजे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, कमला रहेजा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, एसपी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मुंबई यूनिवर्सिटी की इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के कुछ प्रोफेसर्स, मुंबई यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के कुछ प्रोफेसर्स, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के कुछ प्रोफेसर्स, और जिन लोगों को इस विषय में जानकारी है वो सब लोग 2 दिन के वर्कशॉप में एक साथ में बैठे। और एक साथ में बैठने के बाद में सारा डिस्कशन किया, लीगल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, टेक्निकल एस्पेक्ट, आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट, सब चीज का डिस्कशन किया। रेरा जो गवर्नमेंट ने पास हुई है वो रीडेवलपमेंट में सोसाइटी मेंबर्स के लिए लागू नहीं है। आपको रेरा से कोई जात का प्रोटेक्शन है ही नहीं। रेरा इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द बिल्डर, एक बिल्डर
और उससे फ्लैट खरीदने वाला परचेसर, ये दोनों के एग्रीमेंट में बिल्डर ने जिस एग्रीमेंट पे साइन किया है उस एग्रीमेंट के क्लॉजेस अगर बिल्डर फॉलो नहीं करता विज़-अ-वी द परचेजर, तो परचेजर रेरा के पास जा सकता है और रेरा उसके बारे में कुछ एक्शन ले सकती है। हालांकि अनुभव ऐसा है कि एक्शन रेरा बहुत कम लेती है, लेकिन वो अलग। लेकिन जा कौन सकता है? जिसने फ्लैट खरीदा है, वो जो जिंदगी भर जिस जगह पे रहा है उसको रेरा से कोई प्रोटेक्शन नहीं है, 1% भी नहीं है, आधा % भी नहीं है। तो फिर कैसे करें कि जिससे लोगों को कुछ न कुछ राहत मिले, इसके बारे में हमने खूब विचार किया। जो मुंबई के जिन लोगों को इस बारे में जानकारी है, सब लोगों ने बैठ के, और इसमें से एक नया मॉडल, हालांकि ये नया मॉडल है नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि हित निकेतन वालों को ये मॉडल फिर समझाने की जरूरत है। तो ये नया मॉडल इमर्ज हुआ जिसका नाम रखा गया सेल्फ रीडेवलपमेंट। वैसे सेल्फ रीडेवलपमेंट कोई मुंबई के लिए नया नहीं है। सेल्फ रीडेवलपमेंट 1912 से लेकर मुंबई में चलता है। 1912 में पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी गिरगांव चौपाटी के पास भवंस कॉलेज के नजदीक, जहां मणि भवन है, उस लेबरनम रोड में पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी आई। सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब कुछ लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने जमीन मालिक से बात की, उससे जमीन खरीदी, फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया, कॉन्ट्रैक्टर को लोन लेकर, कभी हड़कों से कभी बैंक से लोन लेकर उसको पैसा दिया, कॉन्ट्रैक्टर ने बिल्डिंग बनाई, लोग रहने के लिए आए, उन्होंने अपना लोन इंस्टॉलमेंट में भरा। इसको सेल्फ डेवलपमेंट कहते थे। 1970 तक जितने भी मुंबई के बिल्डिंग बने उसमें से 85% सेल्फ डेवलपमेंट में ही बने। हित निकेतन भी उसमें से एक है। मैंने थोड़ी बहुत जानकारी की, ये समझा कि आपने जिसको कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया उसने फ्रॉड किया, हर फ्लैट से 20,000 या 30,000 का लोन लेने का बताए थे, आप लोगों को बताए थे, वहां जाके आपकी पावर ऑफ अटर्नी लेके लोन ज्यादा बताया और फ्रॉड करके हड़कों से या लेंडिंग एजेंसी से ज़्यादा पैसा लिया, और उसके बाद में आपको जब तक मालूम पड़ा, जब तक तकलीफ हो गई। ये मुझे जो भी जानकारी मिली है, आप लोगों की तरफ से नहीं, मैं अपनी तरफ से हर जगह में जब मैं जाता हूँ तब जानकारी लेने की कोशिश करता हूँ। जो जानकारी मुझे मिली है वो ऐसी है। अगर मेरी जानकारी में कुछ खोट है तो मुझे समझाइए। तो ये सेल्फ डेवलपमेंट तो मुंबई को जानते ही है मुंबई वाले। सिर्फ फर्क ये हुआ कि पुरानी इमारत को तोड़ के नई बनाने के लिए का काम बिल्डर को दिए बगैर सोसाइटी खुद करती है, और जो भी प्रॉफिट उसके अंदर से मिलता है वो सोसाइटी खुद लेती है। ये सेल्फ डेवलपमेंट का मॉडल है। बिल्डर का मॉडल और सेल्फ डेवलपमेंट का मॉडल, ये दो मॉडल आपके सामने है। आपको तय करना है कि इसमें से कौन सा मॉडल आपको ठीक लगता है। अब ये दो मॉडल में से फर्क समझने से पहले मैं समझता हूं कि आपको कुछ गलतफहमियां आपके जो दिमाग में है वो निकाल देनी पड़ेगी। काफी
बुद्धिजीवी, होशियार, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी लोग भी इस गलतफहमी में होते हैं। मेरा तजुर्बा ये है, मैं मुंबई विद्यापीठ में आज मुझे लगता है 40 साल के करीब हुआ। मैं पढ़ाता हूँ, पेपर सेट करता हूँ, करेक्ट भी करता हूँ, तो आर्किटेक्चर के डिज़ाइन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। 40 साल अगर सिर्फ आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के पेपर ही आदमी करेक्ट करेगा पूरे यूनिवर्सिटी का, तो उसको उसके बारे में जानकारी है कि प्लान अच्छा क्या होता है, खराब क्या होता है, अच्छा प्लानिंग क्या होता है, इसकी जानकारी तो रखते हैं। तो ये गलतफहमियां अच्छों की होती है। 4-5 ही गलतफहमी है, उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा और फिर आगे हम लोग सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। पहली गलतफहमी ये है कि अगर 100 बुद्धिवादी लोगों को आप पूछेंगे कि बिल्डिंग कौन बनाता है, तो उसमें 90 लोग बोलते हैं बिल्डर। उत्तर गलत। कोई बिल्डर बिल्डिंग नहीं बनाता। रहेजा नहीं बनाता, रिजवी नहीं बनाता, रुस्तम जी नहीं बनाता, कोई बिल्डर बिल्डिंग नहीं बनाता। बिल्डिंग जो बनाता है उस प्राणी को कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, बिल्डर नहीं बोलते। बिल्डर अलग, कॉन्ट्रैक्टर अलग। जैसे हलवाई की दुकान और सलून में फर्क है, वैसे बिल्डर का काम और कॉन्ट्रैक्टर के काम में फर्क है। तो बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर एक नहीं है। बिल्डिंग बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत है, बिल्डर की नहीं। तो कोई आपको ये समझा रहा है कि बिल्डिंग कौन बनाएगा, हमको क्या पता है, हमको बिल्डर के पास जाना चाहिए, आपको गलत बता रहा है। बिल्डिंग बनाने के लिए अच्छा ठेकेदार चाहिए, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, बिल्डर नहीं चाहिए। पहली गलतफहमी। दूसरी गलतफहमी, बिल्डर अपने जेब से पैसा डाल के रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट करता है। गलत। कोई बिल्डर अपने जेब से पैसा डाल के रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं चलाता। रहेजा नहीं चलाता, रिजवी नहीं चलाता, रुस्तम जी नहीं चलाता, कोई भी बड़ा ओबेरॉय नहीं चलाता। कोई भी बड़ा बिल्डर खुद के पैसे डाल के प्रोजेक्ट नहीं चलाता। फिर उसका पैसा कहाँ से आता है? हर प्रोजेक्ट के लिए वो एक नई कंपनी खोलता है जिसका नाम SPV होता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल उसको बोलते हैं। आपके लिए बोर्ड है बिल्डर के नाम का, लेकिन जो कंपनी आपका काम करती है वो उस कंपनी का कुछ और नाम होता है, उसका नाम खुलकर नहीं बताते। वो कंपनी आपके बिल्डिंग के लिए बनी जाती है, आपका बिल्डिंग पूरे होने के बाद में वो कंपनी को वाइंड अप किया जाता है। यानी अगर 2-4 साल बाद में आप उस कंपनी को केस करना है तो तब तक वो कंपनी है ही नहीं, उसके वाइंड अप हो चुका है। तो आप बिल्डर के खिलाफ कोई केस भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंपनी तो बंद हो चुकी है। आप किसके खिलाफ जाएंगे? वो कंपनी ने आपको फ्लैट दे दिया, वो कंपनी बंद हो चुकी है। तो बिल्डर पैसे किन से लाता है? नंबर 1, HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। नंबर 2, अल्ट्रा HNI, यानी जिनको आप मनी लेंडर्स कहते हैं, उनसे एक सोर्स। दूसरा सोर्स वेंचर कैपिटल फंड्स। हर बैंक का एक वेंचर कैपिटल फंड होता है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वेंचर कैपिटल फंड, ICICI वेंचर कैपिटल फंड, डॉइचे बैंक वेंचर कैपिटल फंड। इनका काम बिल्डर को पैसे देना होता है। तीसरा NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो बिल्डर को अपने पैसे से
इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं और बिल्डर को उसमें से पैसा देते हैं। उसमें से जो प्रॉफिट होता है उससे इन्वेस्टर का पैसा बढ़ा के उसको रिटर्न करते हैं। उसका नाम NBFC होता है। जैसे इंडिया बुल्स है, इंडिया इन्फोलाइन है, ऐसे RBI के पास रजिस्टर्ड 380 बड़े और 2300 मीडियम और काफ़ी छोटे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। ये बिल्डर को पैसे देते हैं। और कहाँ से आता है बिल्डर का पैसा? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। रियल एस्टेट के सारे प्रोजेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट ने खुले कर रखे हैं। परदेश से कोई भी कंपनी, कोई भी आदमी, कोई भी बैंक आपको पैसे दे सकता है। बिल्डर उनसे पैसे लेते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से। ये जो संस्थाएं हैं, जो पेंशन फंड्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, वो आपको डायरेक्टली देते हैं और उनका पैसा फॉरेन एक्सचेंज में डॉलर में दिया, डॉलर में वापस ले गए, प्रॉफिट भी वापस ले गए। ये RBI की परमिशन की भी अभी ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ उनको उसका डिटेल्स देना होता है। तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये बिल्डर को पैसा देते। और कौन देता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। FDI का मतलब अगर आपके कोई भी बच्चे फॉरेन में हो, वो वहाँ की बैंक से लोन लेते हैं 2%, 2.5%, 3% पे, आपके यहाँ इन्वेस्ट करते हैं आपकी सोसाइटी के पास। सोसाइटी जब बिल्डिंग बनती है, एक्स्ट्रा एरिया बनने के बाद में जो प्रॉफिट होता है उससे उनका पैसा वापस देते हैं और उनको इंटरेस्ट भी देते हैं और उसके ऊपर ये फंड अरेंज करने के लिए 1%, 1.5% उनको प्रॉफिट भी देते हैं। इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये बिल्डर के पास जाता है। और कहाँ से बिल्डर का पैसा आता है? IPO। बिल्डर अपने शेयर्स को मार्केट में अनाउंस करता है और हमको लगता है कि लॉटरी लग गई, हम अप्लाई करते हैं, ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, उसको विदाउट इंटरेस्ट आपका पैसा यूज करने के लिए मिलता है। ये सारे तरीकों से बिल्डर को पैसा मिलता है। ये पैसा प्रोजेक्ट में जाता है, उसके जेब से पैसा नहीं लगता। अब जो पैसा बिल्डर को प्रोजेक्ट के लिए मिलता है, वो सारी संस्थाएं वो पैसा आपको भी दे सकते हैं। अगर आप उनसे जाकर अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट दें, जैसे बिल्डर देता है वैसे आपको भी दे सकते हैं। यानी बिल्डर जिन संस्थाओं से पैसा बोरो करता है, उन संस्थाओं से आपको पैसे भी मिल सकते हैं। तो दूसरी जो बात है कि बिल्डर अपने जेब से पैसा डालता है, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो गलत फहमियाँ हैं वो मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ। तीसरी गलत फहमी ये है कि बिल्डर आ गया यानी सारे परमिशन अपने आप आते हैं। क्योंकि बिल्डर जाता है वहाँ पे, बिल्डर आ गया यानी सरकारी दफ्तर के कागज अपने आप प्रिंटर में चले जाते हैं, टाइपिंग अपने आप कंप्यूटर में हो जाती है, प्रिंटर में टाइप भी होता है, सीधा बाहर निकलता है, बिल्डर के हाथ में आता है। ऐसे लोगों को गलतफहमी होती है कि बस हर मर्ज की एक ही दवा है बिल्डर, उसको दे दिया तो क्या सारा कुछ परमिशन आ जाएगा। आपको मैं जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूँ कि कोई बिल्डर परमिशन लेने के लिए किसी भी दफ्तर में जाता नहीं है। हर बिल्डर के पास परमिशन लेने वाला एक बंदा रहता है जिसको लाइजॉन मैन बोला जाता है। वो लाइजॉन मैन सब जगह से जाके परमिशन देता है, क्योंकि बिल्डर खुद अगर वो जो परमिशन देने वाला है उसके पास जाएगा तो उसका मुंह इतना बड़ा होगा कि बिल्डर का पूरा प्रोजेक्ट का सारा पैसा ही वो खा जाएगा। इसके लिए बिल्डर अपना मुंह कभी बताता नहीं है। जो परमिशन देने वाला है उसको, वो किसी आदमी को बोलता है जाके तू ये काम करके लाओ, ये काम करेगा तो इतना पैसा देगा।
तो जो लाइजॉन का आदमी बिल्डर का काम करता है परमिशन लेने की, वो लाइजॉन का आदमी अपने लिए भी काम कर सकता है। वही आदमी जो बिल्डर का काम करता है वही अपना भी काम कर सकता है। यानी हम कहाँ से परमिशन लाएंगे, हम कैसे लाएंगे, हमको कौन पूछेगा, ये अगर कोई सवाल पूछेंगे तो इन सवालों का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि जो बिल्डर, अगर बिल्डर परमिशन ला सकता है किसी भी तरीके से, उसी तरीके से हम लोग भी ला सकते हैं और उसी आदमी से ला सकते हैं जो बिल्डर के लिए ये परमिशन लेके आएगा। तो परमिशन लेने के लिए बिल्डर की जरूरत नहीं है। बिल्डर के लिए जो परमिशन लाने के बिजनेस करता है वो अपने को भी परमिशन लेके आ सकता है। ये हो गया तीसरा।